अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अलार्म की घंटी बजने लगी। काम करने की मेज़ के ऊपर लगा लाल बल्ब बार बार जलने बुझने लगा और इन दोनों बातों का साफ मतलब ये था कि कोई आदमी या कोई चीज़ मकान के बाहर घूम फिर रही है। कोलंबियन ने जल्दी से छोटे से हीटर का एक खास बटन घुमाते हुए उसकी गर्मी कम कर दी। फिर अपने रिवॉल्वर में चांदी की आखिरी बची हुई गोली डाली। वर्कशॉप से निकलते हुए उसने करीबी खूंटी से लटका हुआ एक क्रॉस, जिसकी लंबाई चौड़ाई 6 इंच से ज़्यादा नहीं थी और जो एक डोरी में बंधा हुआ था, उतार कर अपने गले में पहन लिया। क्रॉस के बीच में लगभग 2 इंच का एक चमकदार शीशा लगा हुआ था, जिसमें उसके सामने आने वाली हर चीज़ का अक्स इस तरह रिफ्लेक्ट होता था जैसे वो कोई आँख हो। और इस तरह हथियारों से लैस होकर कोलंबियन घर के अंदर से गुजरता हुआ बाहरी दरवाजे की तरफ चला, जिसे बड़ी मजबूती से बंद किया गया था। उसने दरवाजे के एक तरफ बने हुए सुराख से बाहर झांक कर देखा और इसी के साथ बाहर जलने वाली तेज़ बत्तियों के बटन भी ऑन कर दिए। दरवाजे के सामने खड़े हुए 3 लोग जल्दी से पीछे हटे और अपनी आंखों को तेज़ रोशनी की चकाचौंध से बचाने के लिए उन पर हाथों से साया कर लिया। कोलंबियन ने उन्हें गौर से देखा। वो सादा और मामूली कपड़े पहने हुए थे, मगर उनके जूते चमकदार थे। उनके अंदाज से पता चल रहा था कि जैसे वो कॉलर वाली शर्ट और टाई, जैसी कि वो इस वक्त पहने थे, के बजाय खुले गिरेबान वाली टी शर्ट, जैसे कि काम करने के दौरान आमतौर पर लोग पहना करते हैं, पहनने के ज़्यादा आदी रहे हों। कोलंबियन मुस्कुराया। उसे उन लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये शायद उसके कुछ नए ग्राहक थे। फिर भी एहतियात के तौर पर, फिर भी सावधानी के तौर पर उसने कमरे में लगे हुए इंटरकॉम की मदद से पूछा, तुम लोग कौन हो? अपना परिचय करवाओ और जिस काम से आए हो वो बताओ। उनमें से लंबे कद के आदमी ने बात करने वाली आवाज़ की तलाश में इधर उधर देखा और शायद दरवाजे में लगे हुए छोटे से स्पीकर को देख लिया। हम मिस्टर कोलंबियन से मिलने आए हैं, उसने स्पीकर की तरफ देखते हुए कहा। हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में उनकी मदद चाहिए। ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी और ज़रूरी है, दूसरे आदमी ने कहा, और हम 100 मील का लंबा सफ़र तय करके उनसे मिलने आए हैं, तीसरा भी बोला। कोलंबियन ने .32 बोर का रिवॉल्वर अपनी जेब में उड़ेस लिया, इस तरह कि ज़रूरत पड़ने पर वह उसे फ़ौरन निकाल सके, और फिर दरवाजे की कुंडी खोल दी। मेरा ही नाम कोलंबियन है, उसने कहा, अंदर आ जाओ। उन तीनों ने दरवाजे के करीब पड़े हुए जूट के पायदान पर अपने जूते रगड़कर साफ किए और अंदर दाखिल हो गए। कोलंबियन उन्हें साथ लिए ड्राइंग रूम में आया और जब वो कुर्सियों पर बैठ गए तो पूछा कि वो लोग क्या चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, ऊंचे कद वाले आदमी ने जवाब दिया और इधर उधर परेशान नज़रों से देखते हुए पूछा, क्या मैं सिर्फ मतलब की बात कर सकता हूँ? बिल्कुल, कोलंबियन ने कहा। वो कोई खूनी भेड़िया है या वैम्पायर? उन तीनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ अजीब नज़रों से देखा। शब्दों में जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, कोलंबियन ने फिर कहा। अगर इन बातों में से कोई एक बात ना होती तो तुम यहाँ मेरे पास नहीं आते, या फिर पॉसिबल है किसी आदमी पर जिन भूत या आसेब वगैरह आ गया हो। बहरहाल जो भी बात है साफ साफ कह दो। मेरा वक्त बड़ा कीमती है और मैं इसे बेकार बातों में बर्बाद नहीं करना चाहता। क्योंकि तुमने इतनी सफाई से कह दिया है, ऊंचे कद के आदमी ने जवाब दिया, तो हम भी छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारा ख्याल है कि हम जिस मसले में तुमसे मदद लेने आए हैं उसका ताल्लुक वैम्पायर से है। क्या ये सिर्फ तुम्हारी गेसिंग है? कोलंबियन ने पूछा। क्लाइड का मतलब ये है, उसके बराबर बैठे हुए आदमी ने कहा।
कि हमारे कस्बे में 5 आदमी रहस्यमयी तौर पर मर चुके हैं। उनकी लाशें देखने से मालूम होता था जैसे किसी ने उनका सारा खून चूस लिया हो। फिर उनकी गर्दन पर 2 सुराग भी पाए गए और पुलिस की समझ में नहीं आ रहा है कि वो इन घटनाओं के बारे में क्या राय कायम करे। उसने अपने तीसरे साथी की तरफ देखा। क्यों फ्रेड, यही बात है ना? सही है, तीसरे आदमी ने, जिसे फ्रेड के नाम से बुलाया गया था, जवाब दिया। मैं उस कस्बे का चीफ ऑफ द पुलिस हूँ और मैंने आज तक ऐसी घटनाएं नहीं देखी। मेरी समझ में नहीं आता कि इन सारी मौतों से क्या नतीजा निकाला जा सकता है। वैसे जहाँ तक वैम्पायर का सवाल है तो मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। तो हमारी प्रॉब्लम ये है, क्लॉइड ने कहा। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? ज़रूर कर सकता हूँ, कोलंबियन ने खड़े होते हुए जवाब दिया। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी सारी शर्तें माननी होंगी। एक वैम्पायर को ख़त्म करने के लिए तुम कितनी फ़ीस लेते हो? मेरी फ़ीस का दारोमदार आबादी पर होता है, कोलंबियन ने बताया। कस्बों और देहातों में मेरी फ़ीस $1 पर पर्सन होती है। बहुत सही है, हमारे कस्बे की आबादी कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोगों की आबादी होगी, क्लाइड बोला। कोलंबियन ने दरवाजे के करीब वाली अलमारी से एक मोटी सी किताब निकाली। तुम्हारे कस्बे का नाम क्या है? उसने पूछा। बुडान, क्लॉइड ने जवाब दिया। तो तुम्हारे कस्बे का नाम बुडान है? उसने जल्द ही किताब में बुडान का नाम तलाश कर लिया और उन तीनों की तरफ देखा जो अब काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। बुडान की आबादी में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, कोलंबियन ने किताब में देखते हुए बताया। अब इसकी आबादी 500 से बढ़कर 3708 तक पहुंच चुकी है। अच्छा, क्लाइड ने जैसे बड़ी हैरत से कहा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने छोटे से कस्बे की आबादी इतनी ज़्यादा होगी। इसलिए कोलंबियन ने किताब वापस रखते हुए कहा, मेरी फ़ीस भी $3708 होगी, बाकी के खर्चे अलग से। मंजूर है? हाँ, लगभग, फ्रेड ने जवाब दिया। मेरा मतलब है कि तुम्हें वो 5 आदमी कम करने पड़ेंगे जो मर चुके हैं और एक वो जो वैम्पायर बन चुका है, तो मतलब कुल 6। बिल्कुल ठीक, क्लाइड ने कहा। कोई बात नहीं, कोलंबियन ने कहा। तो इस हिसाब से मेरी फ़ीस $3702 होगी। हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की ज़रूरत नहीं। मेरे पेशे में आदमी की ज़बान से निकली हुई बात ही काफ़ी होती है। बुडान से आए हुए तीनों लोगों ने हाँ में सर हिलाया और एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। वैम्पायर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा चुका था। कोलंबियन ने बुडान के डिक्सी होटल के एक कैबिन में बिस्तर पर लेटे हुए उस आर्टिकल को देखा जो उसी के कहने पर बुडान के अखबार फ्री प्रेस के पहले पन्ने पर छपा हुआ था। खबर कुछ इस तरह थी। लोकल क्लिनिक बड़े गर्व के साथ शहर के लोगों के लिए खून की अच्छी मात्रा में उपलब्धता का ऐलान करता है। प्रशासन के मुखिया ने आज बताया कि अब तक क्लिनिक में 10 बोतल खून जमा किया जा चुका है जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये खून क्लिनिक के लेबोरेटरी के एक ख़ास कूलर में रखा गया है और बुडान शहर का कोई भी आदमी ज़रूरत पड़ने पर उसका फ़ायदा उठा सकता है। इस खबर के साथ ही एक फ़ोटो भी था जिसमें सफ़ेद कोट पहने हुए आदमी को एक गहरे रंग के सूट पहने हुए आदमी जो शहर के मेयर थे से हाथ मिलाते हुए दिखाया गया था। कोलंबियन ने अखबार एक कुर्सी की तरफ उछाल दिया और टीवी खोलकर देखने लगा। खून की 10 बोतलें उपलब्ध कराने में उसे काफ़ी पैसे खर्च करने पड़े थे, लेकिन उसे उम्मीद थी कि जल्द ही ये पैसे उसे वापस मिल जाएंगे। जब उसने क्लाइड और फ्रेड को बताया कि वो क्या कुछ करना चाहता है तो वो पहले कुछ हिचकिचाए, इसलिए उसने आसान ज़बान में एक ठीक ठाक वजह बता करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। वैसे उस वक्त भी पॉसिबल है कि उनकी समझ में कुछ ना आया हो, मगर दिखावे के लिए वो
संतुष्ट नज़र आ रहे थे। कोलंबियन ने कमरे में चारों तरफ नज़र डाली। खिड़की बंद थी, दरवाज़ा भी बंद था। उसका .32 बोर का रिवॉल्वर तकिए के नीचे रखा हुआ था। लकड़ी का क्रॉस उसके गले में था और पलंग के नीचे उसका बैग रखा था, जिसमें पाइन लकड़ी का एक बड़ा सा नोकदार कील था, एक लकड़ी का हथौड़ा और एक छोटा सा काले रंग का डब्बा था। वैसे उसे अपने लिए कोई ख़ास खतरा महसूस नहीं हो रहा था। वो जानता था कि अखबार में खून की 10 बोतलों के बारे में पढ़ने के बाद वैम्पायर सीधा क्लिनिक की तरफ जाएगा। कोलंबियन दोबारा आराम से बिस्तर पर लेट गया। उसका इरादा सुबह देर तक सोने का था और फिर एक शानदार सा नाश्ता करने के बाद वो अपने काम पर निकल खड़ा होगा। दूसरी सुबह फ़ोन की घंटी की आवाज़ ने उसे जगाया। उसने अपनी रिस्ट वॉच देखी। अभी सुबह के 8 बजे का वक्त था। क्या सूरज निकल आया? उसने सोचा। बंद खिड़की के दरवाज़ों से धूप की रोशनी झांक रही थी। मैं कोलंबियन बात कर रहा हूँ। क्या बात है? उसने रिसीवर कान से लगाते हुए पूछा। दूसरी तरफ से क्लॉइड बात कर रहा था। वो हो चुका है, वो चीख कर कह रहा था। सुकून से बात करो, कोलंबियन ने कहा। वैम्पायर ने क्लिनिक का दरवाज़ा तोड़कर कूलर खोला और खून की सारी बोतलें निकाल कर ले गया। बहुत अच्छे, मगर बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। उसने फ्रेड को भी मार दिया है। क्या? कोलंबियन चौंका। हाँ, वो लेबोरेटरी में छुपकर बैठ गया था, क्लाइड ने बताया। उसने सोचा था कि वो वैम्पायर को गिरफ्तार कर लेगा, लेकिन खुद मारा गया। उसकी गर्दन में भी 2 सुराख मौजूद हैं। ये अनाड़ी लोग कभी अक्लमंदी से काम लेना नहीं सीखेंगे, कोलंबियन ने सोचा। तुम्हें फ्रेड की लाश का क्या करना है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो, उसने क्लॉइड से कहा। सबसे पहले किसी को इस हादसे का पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए? मैं अपना काम पूरा करते ही तुम्हें फ़ोन करूँगा। ये कहकर कोलंबियन ने रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया और फिर खुद दोबारा सो गया और कई घंटे तक सोता रहा। आखिरकार जब उसकी आंख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। होटल के सामने वाली सड़क के दूसरी तरफ एक कैफ़े में पेट भरकर खाना खाने के बाद कोलंबियन अपने काम पर चल दिया। अपने बैग से उसने वो काला डब्बा निकाला और उसे अपनी जैकेट में रख लिया। फिर उसने कान में लगाने का एक आला निकाला और उसका एक सिरा काले डब्बे में लगा दिया और दूसरा सिरा, जिसमें एक एयरफोन लगा हुआ था, अपने कान में लगा लिया। बीच वाले तार को उसने अपनी जैकेट में छुपा लिया। उसे यकीन था कि अगर कोई उसके कान से एयरफोन लगा देखेगा तो यही समझेगा कि वो कुछ ऊंचा सुनता है और कान में सुनने वाली मशीन लगा रखी है। फिर बैग अपने हाथ में लटकाकर कोलंबियन होटल से बाहर आ गया और बोडान की सड़कों पर चल दिया। उसके काम का ये हिस्सा ऐसा था जिसे वो सबसे ज़्यादा पसंद करता था। खुली धूप और ताज़ा हवा में बाहर घूमना और किसी शहर की रवा दवा ज़िंदगी को देखना एक दिलचस्प काम था। वो एक गाने की धुन सीटी के अंदाज में बजाते हुए चल रहा था और रास्ते में मिलने वाले हर आदमी को देखकर मुस्कुराता जा रहा था। जवाब में लोग भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इसी के साथ उनके अंदाज में एक हिचकिचाहट भी होती थी, जिससे पता चल रहा था कि वो उसे अजनबी समझ रहे हैं और शायद ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ये वही वैम्पायर तो नहीं। कोलंबियन ये सोच करके अपने आप ही मुस्कुराने लगा। अगर शहर वाले उसे देखकर सच में यही सोच रहे थे तो वो वाकई गलती पर थे, जिसकी 2 वजहें थी। पहली तो वो वैम्पायर नहीं था और दूसरी वजह ये कि कोई वैम्पायर सूरज के सामने नहीं आ सकता। इस वक्त तो वैम्पायर अपने ताबूत की शांत गहराई में गहरी नींद सो रहा होगा या होगी, पता नहीं वो कोई औरत है या मर्द। और वो वैम्पायर खून की उन 10 बोतलों और फिर फ्रेड के ताज़ा खून से अपनी प्यास अच्छी तरह बुझा चुका होगा। और अब ये कुछ ही देर की बात थी कि कोलंबियन के कदम उसे वैम्पायर के ठिकाने तक ले जाएंगे और इसकी सबसे बड़ी वजह वो चुराया हुआ खून था। कोलंबियन ने खून हासिल करने के बाद उसकी हर बोतल में रेडियो एक्टिव ज़र्रे यानी पार्टिकल्स मिला दिए थे और उसकी जैकेट की जेब में रखा हुआ आला यानी गैजेट इस तरह से बनाया गया था
कि वो रेडियो एक्टिव लहरों को फ़ौरन कैच कर लेता था। बस एक मर्तबा सिग्नल आने की देर थी, फिर उसका गैजेट खुद ही उसे रास्ता दिखाते हुए वैम्पायर के खुफिया ठिकाने तक ले जाएगा। वो एक छोटे से पार्क के करीब से गुजर रहा था कि उसके गैजेट ने पहला सिग्नल दिया। सिग्नल बहुत कमज़ोर था। उसने सड़क पार की। सिग्नल कुछ तेज़ हुआ। उसने देखा कि करीब ही एक चर्च है। कैसी अजीब बात है, उसने सोचा। क्या वैम्पायर इस चर्च में आराम कर रहा है? वो सीधा चर्च की तरफ बढ़ा और उसकी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सिग्नल कमज़ोर पड़ गए। वो वापस लौटा। सिग्नल फिर तेज़ हुआ। उसके दाहिने हाथ पर एक घर था जो सड़क से कुछ दूर हटकर बनाया गया था और उसके चारों तरफ घनी झाड़ियाँ उगी हुई थीं। कोलंबियन मकान के गेट की तरफ बढ़ा और सिग्नल की टूं टूं कुछ और तेज़ हो गई। वो गेट से गुजरकर उस रास्ते पर चला जो मकान के बरामदे तक जा रहा था। मकान के करीब पहुंचते पहुंचते सिग्नल की आवाज़ इतनी तेज़ हो गई थी कि उसके कान उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उसने जेब में हाथ डालकर गैजेट का वॉल्यूम कम कर दिया। उसने दरवाजे पर लगे हुए डोर बेल के बटन को दबाया, फिर वहीं लगे हुए लेटर बॉक्स को चेक किया। किसी जगह भी न कोई नाम लिखा था और न पता। अंदरूनी खिड़कियों पर काले पर्दे पड़े हुए थे। कोलंबियन ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर अपना कान दरवाजे से लगाते हुए कोई आवाज़ सुनने की कोशिश की, मगर अंदर गहरी खामोशी छाई थी। उसने दरवाजे को देखा तो उसमें ताला लगा था, लेकिन ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। उसकी माहिर उंगलियों ने एक ख़ास किस्म के तार की मदद से जल्द ही वो ताला खोल लिया। अंदर अंधेरा और घुटन सी महसूस हो रही थी। उसने जिस कमरे में कदम रखा वो बिल्कुल खाली था। कोलंबियन ने खिड़कियों पर गिरे हुए पर्दे उठा दिए और कमरे में धूप की तेज़ रोशनी आने लगी। इस रोशनी में उसने देखा कि धूल में अटे फर्श पर किसी के कदमों के निशान बने हुए हैं जो एक गैलरी की तरफ जा रहे हैं। कोलंबियन ने वहीं रुककर अपने बैग से नोकदार लकड़ी और हथौड़ा निकाला। फिर बैग फर्श पर छोड़ते हुए वो उन कदमों के निशान को देखते हुए आगे बढ़ा। कदमों के निशान एक हॉल से गुजरते हुए मकान के पिछले हिस्से में बने एक कमरे तक चले गए थे। उसकी जेब में रखा हुआ गैजेट वॉल्यूम कम होने के बावजूद बेहद ज़ोर ज़ोर से सिग्नल दे रहा था। उसने गैजेट का बटन ऑफ कर दिया। गर्दन में लटकते हुए क्रॉस को वैम्पायर को दिखाने के लिए आगे कर दिया और फिर कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे में फैले हुए अंधेरे में उसकी आंखें कुछ देर के बाद इस काबिल हो सकीं कि अपने आसपास का जायज़ा ले सकें, और कमरे के बीच में उसे वही चीज़ रखी हुई नज़र आई जिसकी उसे उम्मीद थी। ये एक ताबूत था जो कि बंद था और उसके आसपास खून की कई बोतलें टूटी पड़ी थीं। कोलंबियन ने ताबूत का ढकना खोलकर अंदर झांका। ताबूत में लेटी हुई नौजवान औरत यूं लग रही थी जैसे गहरी नींद में सो रही हो। उसके काले बाल बड़ी निफासत से पीछे की तरफ काढ़े गए थे। उसकी बंद आँखों की पलकें लंबी और काली थीं और उसने काले रंग का गाउन पहन रखा था। कोलंबियन ने एक लम्हे की भी देर नहीं की। उसने लकड़ी की नोकदार कील औरत के सीने पर ठीक दिल की जगह पर रखी और दूसरे हाथ से हथौड़े का वार किया। हथौड़े की एक चोट ने लकड़ी की नोक को औरत के सीने और फिर दिल में उतार दिया। उसकी आंखें एकदम खुल गईं। मुंह से एक बारीक चीख निकली। उसके ताकतवर हाथों ने लकड़ी की नोक को पकड़ लिया और उसे बाहर निकालने की कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सीने के घाव से पीले रंग का एक गाढ़ा लिक्विड निकलकर उसके गाउन पर फिसलने लगा। उसकी गुस्से से भरी हुई आंखें कोलंबियन पर जम गईं और फिर उसके सीने पर गईं जहां क्रॉस लटका हुआ था, और फिर उसने दम तोड़ दिया। तभी यूं लगा जैसे गाउन के अंदर उसका जिस्म खुलने और गायब होने लगा हो। यहाँ तक कि थोड़ी ही देर में वो अपने जिस्म का सिर्फ एक खाका यानी आउटलाइन मालूम होने लगी। उसकी आंखें अब भी बंद थीं,
मगर चेहरे का गोश्त गायब हो जाने की वजह से हड्डियां झांकने लगी थीं। एमी विंटर्स, भला कौन सोच सकता था कि वो वैम्पायर होगी? क्लॉइड ने हैरत से कहा। हमने तो सुना था कि वो पढ़ने के लिए यूरोप गई हुई है। बहरहाल मेरा काम ख़त्म हो गया है, कोलंबियन ने कहा। तुमने पैसे तो तैयार रखे होंगे। क्लॉइड के चेहरे पर उलझन के भाव दिखे। उसने कोलंबियन का हाथ पकड़ा और उसे दुकान की वर्कशॉप से, जहां वो इस वक्त मौजूद थे, दुकान के मालिक लेस्टर सोडन के ऑफिस में ले गया। लेस्टर, क्लॉइड ने उसे बुलाया। ये अपने पैसे मांग रहा है। लेस्टर ने, जो अपनी मेज़ पर बैठा हुआ कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, सर उठाया। अच्छा? उसने बड़ी हैरत से पूछा। हाँ, जिन पैसों पर हम आपसी समझौते से राज़ी हुए थे। कोलंबियन ने जेब से एक कागज़ निकालते हुए कहा। वो $3,702 थी। मैंने बाकी के एक्स्ट्रा खर्चे इस कागज़ पर नोट कर लिए हैं और इन एक्स्ट्रा खर्चों की रकम $410 बनती है। इस तरह कुल मिलाकर $4,112 रकम हुई। नोट बड़े हों तो और भी अच्छा है। ये बड़े नोट मांग रहा है, क्लॉइड हंसने लगा। मैं भी सुन रहा हूँ। लेस्टर ने उंगली से कोलंबियन की तरफ इशारा किया। तुम ज़्यादा चार्ज कर रहे हो। ये मत समझो कि तुम शहरी हो तो हम कस्बे वालों को लूट सकते हो। लेस्टर ठीक कह रहा है, क्लॉइड बोला। हम तुम्हें फ्रेड की रकम पे नहीं करेंगे। तुम जानते हो कि वो मर चुका है। अच्छी बात है, कोलंबियन ने जवाब दिया। चलो $1 कम कर दो। बात सिर्फ $1 की नहीं है, क्लॉइड ने कहा। हमें भी कुछ खर्चे करने पड़े हैं, जैसे लेस्टर को फ्रेड की लाश ठिकाने लगाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़े। ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं हुई कि हर तरह से हम ही हर भार उठाते फिरें। कोलंबियन ने क्लॉइड के लहजे में छुपी हुई धमकी महसूस कर ली। उसके साथ लेस्टर के चेहरे के भाव भी उसकी नज़रों से छुपे नहीं थे। है ना आखिर अनाड़ी, उसने दिल में कहा। कई लोग पहले भी उसकी फ़ीस देने से मना कर चुके थे, लेकिन आखिरकार उन्हें मजबूर होना पड़ा था। कोलंबियन इस तरह के लोगों से निपटना खूब जानता था। इसलिए हमारे हिसाब के मुताबिक तुम्हारा कोई पैसा हमारे ज़िम्मे नहीं बनता, क्लॉइड कह रहा था। इसका ये मतलब नहीं कि तुमने हमारे लिए जो कुछ किया हमें उसका एहसास नहीं है। हम तुम्हारी सेवाओं की दिल से तारीफ़ करते हैं और बेहद शुक्रगुजार हैं, मगर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। मान लो मैं तुम लोगों पर मुकदमा दायर कर दूं तो, कोलंबियन ने कहा। बिल्कुल कोशिश करके देखो, लेस्टर ने जवाब दिया, मगर कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे यहाँ कोई वकील नहीं है और जज भी 1-2 ही होंगे। फिर कौन तुम्हारी वैम्पायर की दास्तान पर यकीन करेगा? बल्कि मेरा ख्याल है, अगर तुमने आम लोगों के सामने इस किस्म की बातें करनी शुरू की तो सरकार तुम्हें पागल खाने भेज देगी। और अगर ये बात भी तुम्हारी ज़बान बंद रखने के लिए काफ़ी ना हो तो, क्लॉइड ने लेस्टर की तरफ देखा, इसे बताओ कि हम और क्या कुछ कर सकते हैं। तुम न कहते तब मैं खुद भी यही इरादा कर रहा था, लेस्टर ने जवाब दिया। बात यह है मिस्टर कोलंबियन कि हमारे पास एक औरत की लाश है जिसके सीने में लकड़ी की नोक घुसी हुई है, और हमारे पास वो हथौड़ा भी है जिससे चोट लगाकर वो नोक उस औरत के दिल में उतारी गई है, और ये कि उस हथौड़े के दस्ते पर तुम्हारी उंगलियों के निशान भी हैं। मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ कि अगर ये बातें कानून की जानकारी में आ जाए तो तुम्हें कत्ल के जुर्म में मौत की सज़ा हो सकती है। कोलंबियन ने गौर से उन दोनों को देखा। मुझे अपनी हार मंजूर है, उसने कहा। तुम दोनों वाकई चालाक और होशियार हो।
इसमें क्या शक है, क्लॉइड मुस्कुराते हुए बोला। ठीक कहते हो, कोलंबियन ने जवाब दिया। बहरहाल मैं तुम दोनों से झगड़ा करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम कम से कम इतना तो ज़रूर करोगे कि लकड़ी की वो नोकदार कील और हथौड़ा वैम्पायर की लाश के साथ जला दोगे। हम तुम्हारी खातिर ये काम कर सकते हैं, लेस्टर ने जवाब दिया। शर्त यह है कि तुम फौरन बोटान से दफा हो जाओ और फिर कभी इधर का रुख न करना। घबराओ नहीं, मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ, कोलंबियन ने कहा। वैसे तुम वैम्पायर की लाश को किस वक्त जलाने का सोच रहे हो? मैं इस तरह के काम आधी रात गुजरने के बाद करता हूँ, लेस्टर ने बताया, ताकि कस्बे वाले जलने का धुआं देखकर ख्वामख्वाह शक शुबह में न पड़ जाएं। इस किस्म के नज़ारे उन्हें परेशान कर देते हैं। वाकई तुम बड़े सावधान और दूर अंदेश हो, कोलंबियन ने कहा। अच्छी बात है, मैं अब चलता हूँ। उम्मीद है कि तुम्हारे दिल में मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं है, क्लॉइड ने मुस्कुराते हुए लेस्टर की तरफ देखा। जवाब में वो भी मुस्कुराने लगा। कोलंबियन उस कैफ़े में गया जहाँ उसने दोपहर का खाना खाया था। उसने शाम का खाना कुछ पहले ही खा लिया और फिर होटल में अपने कैबिन में जाकर टीवी देखते हुए वक्त गुजारने लगा, यहाँ तक कि रात के 11:30 बजने में 5 मिनट रह गए। ठीक 11:30 बजे वो होटल में अपना बिल पे करके निकल गया। 11:36 पर वो लेस्टर की दुकान के पिछले दरवाजे के सामने अपनी कार पार्क कर रहा था। कार से उतरकर वो पीछे वाले दरवाजे के पास आया। दरवाज़ा लॉक था, मगर कोलंबियन के लिए उसका ताला खोलना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने बड़ी आसानी से कुछ मिनट में ताला खोल लिया और अंदर दाखिल हुआ। एमी विल्डर का ताबूत दुकान के उसी लोहे की भट्टी के सामने रखा हुआ था जिसमें लेस्टर कस्बे में मर जाने वाले लोगों की लाशें जलाया करता था। कोलंबियन ने ताबूत की कुंडी खोलते हुए उसका ढक्कन ऊपर उठाया। ताबूत से निकलने वाली लाश की बू ने उसे परेशान कर दिया। उसका जी मतलाने लगा। यूँ लगता था जैसे सारा खाया पिया अभी मुंह के रास्ते बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ तक आने के बाद वो वापस नहीं लौट सकता था। जो कुछ उसे करना था वो तो हर हालत में उसे करना ही था। उसने वैम्पायर के सीने में घुसी हुई लकड़ी की नोकदार कील को दोनों हाथों से पकड़ा और कोई ख़ास ताकत लगाए बगैर उसे बाहर निकाल लिया। लकड़ी की कील निकालते ही एक हल्की सी, बहुत हल्की सी आवाज़ उभरी, जैसे जैसे किसी ने सांस ली हो। उसने गौर से ताबूत में देखा। ढीला ढाला काला गाउन अब फिर उभरने लगा था। वैसे उसकी रफ्तार बहुत ही कम थी, बल्कि लगभग ना होने की जैसी थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि गाउन के अंदर वैम्पायर का जिस्म दोबारा अपना रूप धारता जा रहा था, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई अनदेखी ताकत उसमें जिंदगी फूंक रही हो। कोलंबियन ने लकड़ी की नोकदार कील और हथौड़े को आग की भट्टी में डाल दिया। एमी विल्डर को दोबारा वैम्पायर का रूप धारता देखना एक दिलचस्प नज़ारा हो सकता था, लेकिन उसी के साथ ये ख़तरनाक भी था। वो पूरी ताकत हासिल करते ही कोलंबियन पर टूट पड़ती, इसलिए उसने जल्दी से ताबूत का ढकना बंद कर दिया, मगर उसकी कुंडी नहीं लगाई। उसे इस तरह से छोड़ दिया कि वो अंदर से बड़ी आसानी से खोला जा सके। फाइनली जीत, और जीत का फाइनल ठहाका, फाइनल हंसी बहरहाल उसका था। और ये ठहाका उसने उस वक्त लगाया जब उसकी कार में लगे हुए क्लॉक में 12:30 बज रहे थे और वो बोटान के छोटे से कस्बे को लगभग 40 मील पीछे छोड़ चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।